नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। और दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट राजीव जीवन जी, जो देंगे आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। सर, सो गुड टू सी यू बैक सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। जी हाँ दर्शकों, आज हम सीनियर एडवोकेट एचपी हाईकोर्ट राजीव जीवन जी से जानने वाले हैं नए आपराधिक कानूनों के बारे में। और भारतीय न्याय संहिता, जी हाँ, BNS 1 जुलाई से लागू हो गई है। तो नए आपराधिक कानून किस प्रकार से लागू हुए हैं हमारे देश में और किस प्रकार से ये बेनिफिशियल है आम जनता के लिए, क्या इसके प्रोज हैं, क्या कौन से, और किस प्रकार से आपको रिलीफ मिल सकता है, आज हम राजीव जीवन जी से इस बारे में जानने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इंडियन पीनल कोड तकरीबन 190-200 ईयर ओल्ड कानून चल रहा था हमारे देश में, बीच बीच में थोड़ा बहुत शायद चेंज भी किया हो, आप बेटर बता सकते हैं। अब 1 जुलाई से BNS लागू हो गया, भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। तो क्या ऑब्जेक्टिव रहा BNS को लाने का? देखिए, जितने भी कानून अब तक जिस पर हमारी न्याय प्रणाली कार्यरत थी और उस पर जो कानूनी कार्रवाई चलती थी, वो सब ऐसा माना गया, क्योंकि जैसे ही लेजिस्लेटिव को ये पता लगा और ये एहसास हुआ और ये फीडबैक जनता से मिला, क्योंकि इतना लंबा समय स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक तय किया जा चुका है कि हमारी न्याय व्यवस्था के अंदर बहुत से ऐसे हर्डल्स आ रही थी जो हमारी कार्य प्रणाली में डिले कर रही थी। उसका स्थगन था और एक जो उम्मीद और आस आम जनता में थी, और ख़ासकर उत्पीड़ित लोगों के अंदर, कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय प्राप्त हो, तो उसमें ये एहसास हुआ कि कई ऐसे लूप होल्स और कई ऐसी चीज़ें और ऐसी जटिलताएं जो उस वक्त में जब वो कानून बनाए गए थे उस वक्त महत्वपूर्ण होंगी, परंतु आने वाले वक्त में इस समसामयिक व्यवस्था के अंदर एक कानून में मूल चूल बदलाव की ज़रूरत है। हाँ, ये अलग बात है कि उन सभी कानूनों को वैसे रखा गया जो इसकी कानून की आधारशिला रखते हैं, उनको तो वैसे रखा गया है, उनको संजो के रखा गया है, परंतु जो बदलाव, प्रतिस्थापन और नए कानूनों के चुनाव की ज़रूरत थी समय को मद्देनज़र रखते हुए, वो लाए गए। जी सर, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब हम इंडियन पीनल कोड की बात करते हैं, यानी कि दंड प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं, तो ये एक कॉलोनियल माइंडसेट के साथ बनाए गए कानून थे। और उस टाइम पे क्योंकि इंग्लैंड का शासन हमारे ऊपर था, तो एक जो इक्वेशन थी वो राजा और प्रजा की थी। पर जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हमारा खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारे जो लॉज भी होते हैं वो भी हमारे इंडियन इथोस को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हमारी फ्रीडम है, उसको एक्सप्रेस करें। और IPC लगभग शायद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये आखिरी एक गुलामी का प्रतीक था जो हटा दिया गया। तो आप कितना एग्री करते हैं इससे? देखिए, इसको एक तरह से बिल्कुल सिरे से तो नकारा नहीं जा सकता। आखिरकार आज दिन तक तो इसी दंड संहिता ने इस न्याय प्रणाली को अपने पीठ पर सवार कर चलाया है। हाँ, ये इसको बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि हमें और उसमें बदलाव की ज़रूरत थी है, ताकि हमें किसी भी तरह के औपनिवेशिक और पुराने कॉलोनियल वक्त की कोई याद न रहे और हमारी जो कार्य प्रणाली है वो सरपट दौड़े। इसीलिए मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि राजद्रोह का जो कानून था, तो अब राजद्रोह जब राजा का शासन ही नहीं रहा, तो राजद्रोह के कानून का, उसको राजद्रोह कहना कहाँ तक उचित था। तो उसको बिल्कुल ठीक तौर पे देशद्रोह में लाया गया। अब देशद्रोह, देश के खिलाफ कहे जाने वाला, किए जाने वाला कोई भी अपराध जिसमें आप देश की एकता, अखंडता को चुनौती देते हो, तो वो बिल्कुल ठीक बदलाव लाए गए। और ये सामयिक इस वक्त को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सही और उचित वक्त पे लाए गए।
बदलाव है। जी, और कहीं ना कहीं हमारे इंडियन एस्पिरेशन को, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना को भी भारतीय न्याय संहिता साथ लेकर चल रहा है। सर, जब हम आईपीसी की बात करते थे, इंडियन पीनल कोड की बात करते थे, तो उसके साथ सीआरपीसी की भी हम बात करते थे, भारतीय इंडियन नागरिक एविडेंस सुरक्षा संहिता एक्ट की भी हम बात करते थे, तो 2023 उनको भी चेंज किया गया है सर? बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी आपको नाम लेके बताया कि अब ये दंड संहिता नहीं है, अब ये नागरिक सुरक्षा संहिता है। एक बदलाव का एक सांस लेने के लिए, लोगों के अंदर एक अपने पीठ थपथपाने के लिए कि हमारा राष्ट्र खुद चुनाव कर सकता है अपने कानूनों का, और इसका जो लेजिस्लेटिव ढांचा है, जो हमारा पार्लियामेंट है, उसके अंदर एक सजगता है वक्त वक्त पर अपने कानूनों में जरूरी बदलाव लाने की। जी बिल्कुल। तो इसी तरह नागरिक सुरक्षा संहिता जो बनाई गई, उसके अंदर बहुत से कानून लाए गए और बदलाव लाए गए हैं ताकि हम त्वरित न्याय लोगों को दे सकें। सर, पर कुछ लोगों का ये भी मानना है, और आई थिंक आप ज़्यादा अच्छे ढंग से समझा सकेंगे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ कॉपी पेस्ट है, आईपीसी में को थोड़ा सा कंसाइज कर दिया और कॉपी पेस्ट कर दिया, नाम चेंज कर दिए हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? देखिए साहब, किन्हीं कानूनों को जो समय के साथ और वक्त के टच स्टोन के ऊपर, वक्त की कसौटी पर सही उतरे, उनको अपनाकर साथ रखना, पुराने दोस्त की तरह, जो कि आपके कानून के प्रति वो प्रोविजंस, वो स्टैट्यूट के प्रोविज़न काफ़ी वफादार रहे और समय के साथ खरे उतरे, उनको कॉपी पेस्ट कह देना बिल्कुल गलत बात है। ये उस कानून का तिरस्कार है, उसका अपमान है। इसके साथ साथ ये कहना कि ये सिर्फ कॉपी पेस्ट है, ये भी गलत है, क्योंकि बहुत से कानून बदले गए, बहुत से प्रावधान बदले गए हैं जी। 100 200 सेक्शंस में बदलाव आया, नए सेक्शन प्रावधान लाए गए हैं। तो ये तो बड़े इलाबोरेट है, इनके ऊपर एक छोटे से सेशन के अंदर चर्चा करना कि कौन कितने हैं, ये तो एकेडमिक विषय है, पर इस पे कोई तर्क महसूस नहीं होता मुझे कि आम जनता ये कहे कि सिर्फ इसका क्रिटिसिज्म करे, इसकी आलोचना करे कि ये कट पेस्ट है। कट पेस्ट होगा ही, क्योंकि पुरानी नींव के ऊपर, और नींव जो पक्की है उसके ऊपर अगर घर को नई शक्ल दी जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। बिल्कुल, बहुत बखूबी आपने कहा कि एक जो पुराना घर होता है वो बहुत कुछ संजोए भी होता है और उसकी नींव यकीनन बहुत पक्की होती है, ये हमने देखा भी, और अभी मानसून्स चल रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि सबके घरों की नींव भी पक्की रहेगी। सर, जब हम कानून की बात करते हैं, हम नए आपराधिक कानूनों की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो एक आम जनता, मैं आपकी बात करूं, अपनी बात करूं, जो भी आम जनता जब क्राइम उनके साथ होता है या क्राइम रिपोर्ट होता है तो वो पुलिस के पास जाते हैं, तो पुलिस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, पुलिस को धारदार बनाने के लिए बीएनएस में क्या तब्दीली लाई गई है? देखिए, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर टेक्नोलॉजी, और शुद्ध हिंदी में कहूँ तो प्रौद्योगिकी जी, इसका उपयोग हम कर रहे हैं। तो इसका उपयोग और प्रयोग सिर्फ रोज़मर्रा की वार्तालाप में, व्यंग्य में, सिर्फ साहित्य में न करके क्यों ना हमारी न्याय प्रणाली में इसका प्रयोग किया जाए। जी। तो अब ये निश्चित किया गया ताकि जल्दी से जल्दी अभियोजन पक्ष अपना काम कर सके कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। हमारी इन्वेस्टिगेशंस हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी कर सकते हैं। हम अभियुक्त की स्टेटमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जेल से ले सकते हैं जी। हम उत्पीड़ित की, जिसका उत्पीड़न हुआ है, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्टेटमेंट्स, उसके वक्तव्य ले सकते हैं, उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो मुखर रूप से और बड़े पुख्ता रूप से कानूनी तौर पे वो वैलिड है। पर राजीव जी, कई बार लोगों का पहले ये तर्क होता था कि जब आप पुलिस के पास कोई स्टेटमेंट देते थे, चाहे आप 161 की स्टेटमेंट कहें या कन्फेशन की बात करें या फिर एनडीपीएस के मामलों में, आपने देखा भी होगा कि एनडीपीएस के मामलों में बहुत सारे ऐसे मामले होते थे जहाँ पे पुलिस ही विटनेस होती थी, तो
कई बार कुछ लोग ये कहते थे कि पुलिस ने हमें फंसा दिया है, कुछ लोग ये कहते थे, अपने स्टेटमेंट पे ही लोग पलट जाते थे 161 या 164। तो जब आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो क्या जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, अगर हम किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो क्या वो हाई कोर्ट में या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में मान्य होगी एज एविडेंस? वो बिल्कुल वैध होगी, इसीलिए इस पर एक्सप्रेस प्रोविजंस लाए गए। अब रिसर्च और रिकवरी, जब आप किसी चीज़ का सीजर कर रहे हैं, जी। जब आप सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए ये प्रावधान लाया गया कि उसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी, ताकि कोई स्पेस बचे ही ना किसी भी संदेह का, और कोई उस पर उंगली ना उठाए। जी। क्योंकि जितने भी अपराध थे ये संगीन अपराध हैं, और इसमें बड़ी संजीदगी से कोर्ट्स अपना ध्यान लगाकर, और क्योंकि इसमें सज़ा बहुत लंबी चौड़ी होती है, जी। रिगरस इम्प्रिजनमेंट्स हैं, जुर्माने बहुत हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कि जस्टिस मस्ट बी सीन टू हैव बीन डिलीवर्ड, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट that justice is given. It is of course important, but जी. it must look to have been given and must have the semblance of justice being delivered. जी। So any evidence which is collected behind the veil, on which you can pinpoint and you can say, you can doubt this, that such evidence was not available on record. To eliminate this situation, जी। this provision has been carved into the statute that while causing search or recovery, videography has been made mandatory. जी। और वीडियोग्राफी से मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो जुडिशरी है उनका बर्डन भी कम होगा, क्योंकि फ्रिवलेस मैटर या फिर कोई इस प्रकार के मैटर जहाँ पे जो कंप्लेनेंट्स होते हैं या फिर जो विटनेसेस होते हैं वो मुकर जाते हैं अपनी बात से, तो उनको भी थोड़ा सा एक इस प्रकार का डर रहेगा। बिल्कुल डेटरेंट रहेगा। जी। क्योंकि गलत बयानी के कारण जो कानून उन्हें दंड दे सकता है, उसका भी उन्हें हमेशा उनके जहन में ये ख्याल रहेगा। क्योंकि जो कुछ घटा है, अगर वो वीडियोग्राफी से हुआ है, उसके साक्ष्य पुख्ता हैं, और वो वीडियो किसी विशेषज्ञ द्वारा प्रूव किया जा रहा है कानूनी तौर पर कि ये बिल्कुल सही है, इससे कोई टैंपरिंग नहीं हुई है, तो उसके बाद उसके पास कोई ऐसा कोई कारण नहीं रह जाता कि वो उसको नकारे। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जीवन जी, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ इम्बाइब करने की कोशिश की गई है, तो अक्सर हम ये देखा करते थे कि काफ़ी डिले हो जाता था, चार्जशीट फाइल नहीं होती थी, चार्ज फ्रेम्स नहीं होते थे, उसके बाद जो विटनेसेस हैं वो गवाही देने के लिए नहीं आया करते थे। और हिमाचल में तो फिर भी शायद स्थिति इतनी ख़राब नहीं है, पर अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में या साउथ के तरफ जाएं तो हम देख रहे हैं कि एक केसेस जिनमें FIR रजिस्टर होती है 10-10, 11-11 साल तक उसमें जजमेंट नहीं डिलीवर हो पाती, तो इसको कैसे स्मूथ करेंगे? देखिए, इसको सबको समय के अधीन, मतलब समय से रेगुलेट किया गया है। FIR दर्ज होने के 90 दिन के अंदर आपको चार्जशीट अभियोजन पक्ष को फाइल करनी है, प्रोसिक्यूशन को, और ये तय किया गया कि समय सीमा अवधि कि जो भी ट्रायल कोर्ट उसको उस पे संज्ञान ले, वो उस चालान पर तो जो चार्ज लगे वो अगले 60 दिन के अंदर चालान फाइल करने के अंदर अंदर चार्ज लगाए। इसके अलावा एक और प्रावधान किया गया कि इन आपराधिक मामलों में 2 से अधिक एडजर्नमेंट्स नहीं दी जाएंगी। तीसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि कानून अपनी तेज़ी के साथ चले और एक्सपीडिशियस जस्टिस की तरफ हम बढ़ें, तो वीडियोग्राफी से, जैसे मैंने पहले ही आपसे संबोधन रखा था जी, तो वीडियोग्राफी के जरिए एविडेंस अब बिल्कुल मान्य होगा, और कोई ये नहीं कह पाएगा कि वो दूरी पर है और काफ़ी दूर रह रहा है, तो इसलिए कोर्ट में आना मुश्किल है। तो अभियोजन पक्ष जाकर वीडियोग्राफी से उसको कनेक्ट करवा सकता है अदालत से जी, और उसका एविडेंस लिया जा सकता है।
सर मैं अभी हाल फिलहाल में पढ़ भी रहा था और हमारी गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि हमारी चीज़ को, खासकर क्रिमिनल लॉज को हम टाइम बाउंड करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होती है विद इन 3 इयर्स हम चाहेंगे कि जजमेंट इसमें डिलीवर हो जाए। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चेंजेस लाए गए हैं, आप कितने होपफुल हैं? मैं बिल्कुल बहुत उम्मीद से भरा हूँ। और आपको एक और बात बता दूं कि इसमें यह भी प्रावधान रखा गया कि जब भी किसी केस में जजमेंट रिजर्व होगी तो वो कोर्ट उसको 45 दिन से ज़्यादा रिजर्व नहीं रख पाएगी। 45 दिन के अंदर वो फैसला देना होगा रिजर्व करने से। और अक्सर हम देखते थे कई बार कोर्ट्स में जजमेंट काफ़ी डिले हो जाती थी, तकरीबन 5-6 महीने भी लग जाया करते थे। इसीलिए वो समय सीमा निर्धारित करी है। 45 दिन के अंदर मैक्सिमम सीमा, अधिकतम सीमा जो निर्धारित की गई वो 45 दिन की गई है। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा, 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है और उसी के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों लागू हो चुके हैं। तो जो केसेस 1 जुलाई के बाद आ रहे हैं वो तो बीएनएस में जाएंगे, पर अगर कंप्लेंट 1 जुलाई से पहले जा चुकी है, उसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है या एफआईआर रजिस्टर हो गई है उसमें चालान पुट नहीं किया है, तो उन केसेस का क्या होगा? क्या वो बीएनएस के तहत? जो भी अपराध 1 जुलाई से पूर्व घटे हैं, जो भी अपराधों में एफआईआर, कंप्लेंट, शिकायत उससे पहले की इनिशिएट हो गई है, उन सब पे वही कानून लागू होंगे। उनका ट्रायल उन्हीं कानूनों के अधीन होगा जी। और 1 जुलाई के बाद से घटने वाली सभी अपराधों का और एफआईआर्स के ऊपर जो भी संज्ञान लिया जाएगा वो नए कानूनों के तहत होगा। जी सर, पनिशमेंट्स के ऊपर मैं आना चाहूँगा और आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए कि पनिशमेंट्स को क्या इंक्रीज़ किया गया है? और हम पहले देखा करते थे आईपीसी में कई जगहों पे जो फाइन्स होते थे वो बड़े कम होते थे, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये भी होते थे, तो क्या उसको भी इंक्रीज़ किया है? और एक कम्युनिटी सर्विस का एक कंसेप्ट डाला गया एज अ पनिशमेंट, तो वो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, फाइन उस वक्त के तय हुए थे जब पैसे की कीमत उस वक्त में जो समझी गई थी, मानी गई थी, वो 10 रुपये, 15 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये। जो मैंने कहा कि उस कॉलोनियल वक्त में उस वक्त में जो कीमत पैसे की थी शायद उस वक्त वो रेलेवेंट होगी, पर आज की डेट में वो ऑब्सोलीट था, वो जुर्माने। तो वो तो मजाक था कानून का, वो डेटरेंट नहीं थे। बार बार अपराध ना घटे इसलिए जुर्माना डाला जाता था ताकि वो अगली बार उस तरह का हिम्मत न जुटा पाए, क्योंकि उसको वो जुर्माना देना पड़ता था। इसलिए काफ़ी लंबे वक्त से दरकार थी कि जुर्माना जो है वो बढ़ाया जाए और इसलिए सब्सटेंशियली नए कानूनों के तहत जुर्माना मजाक न लगे, वो रेलेवेंट हो, ताकि वो डेटरेंट का काम कर सके। जुर्माना बढ़ाया गया। जी। आके आपने जो बात की वो की आपने कम्युनिटी सर्विस, पनिशमेंट्स को भी बढ़ाया गया है। पनिशमेंट्स कैसी सज़ा बढ़ाई गई? मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि अगर महिला का उत्पीड़न होता है, अगर किसी महिला का एक रेप केस की बात कर रहा हूँ, अगर किसी महिला के साथ रेप होता है तो उसमें अब सज़ा 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। अगर वो महिला, वो स्त्री 16 वर्ष तक की है जी, ये 16 वर्ष से कम है, तो उस पे ऐसे केसों में अपराध सिद्ध होने के ऊपर 20 साल की सज़ा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अगर उत्पीड़न किसी बच्ची का है जो 12 या 12 साल से नीचे की है तो 20 साल तक की सज़ा और कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। जी, और काफ़ी कड़े कार्रवाई और काफ़ी कड़े कदम उठाए गए हैं भारतीय न्याय संहिता में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात करते हैं, हम अभी भी देख रहे हैं कि क्राइम अगेंस्ट विमेन का जो ग्राफ है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर रहा है, तो क्राइम अगेंस्ट विमेन में क्या चेंजेस लाए गए हैं? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब किसी महिला के साथ अपराध होता है तो उसकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना, उसकी आइडेंटिटी को कंसील करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बड़ा वाजिब सवाल है, क्योंकि आज के वक्त में जब
कभी भी किसी उत्पीड़ित महिला की बात चलती है, किसी बच्ची की बात चलती है, जिसने पहले तो वो वक्त गुजारा जब वो समाज से छुपते छुपते अपनी शिकायत दर्ज करने बड़ी साहस संजोकर थाने तक पहुंची थी। फिर वो अपने बयान रखे, अपनी बातें बेबाक रखने की हिम्मत जुटाई और आखिरकार वो कोर्ट्स में गई। वहाँ जाकर उसने वो बयान अपने दिए और वो पूरा का पूरा नरेशन दिया है जो पीड़ा से भरा है। तो उसके बाद कोई औचित्य नहीं रह जाता कि उस महिला का, उस बच्ची का जिसके साथ वो दुष्कर्म हुआ हो, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ की जाए। हमारे कानून की ये बड़ी खूबसूरती और ये बड़ी कोशिश रही है कि जब भी कभी ऐसी स्थिति हो तो हम ऐसे उत्पीड़ित व्यक्ति को न केवल न्याय दिलाएं परंतु उसको मेन स्ट्रीम में समाज की मुख्य धारा में लाने के काबिल और खड़ा होने के काबिल बनाएं। जी, इसीलिए ताकि लोग उनको किसी और दृष्टि से ना देखें, ये कोशिश की गई कि उनकी आइडेंटिटी को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लोज ना किया जाए। जी सर, दुष्कर्म की जब हम बात करते हैं, हमने देखा है कि एक नया सेक्शन भी इसमें इंट्रोड्यूस किया है कि रेप ऑन द फॉल्स प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज। तो ये सेक्शन किस प्रकार से कार्य करेगा और ये है क्या? देखिए साहब, ऐसा है कि अपनी झूठी आइडेंटिटी बताकर आप किसी महिला को प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, ये सरासर गलत था, नैतिक तौर पर भी अनुचित था। क्योंकि ये सब कुछ मन से किसी के को अपना आदर्श मानकर, अच्छा मानकर और आने वाले वक्त में उसके साथ लंबा वक्त गुजारने की एक मंशा के साथ जी, उसके साथ आत्मीय होना और वो भी शारीरिक रूप से आत्मीय हो जाना और उसको ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देना कि जहाँ से वो ठगी से महसूस करे, जहाँ पर उसका अस्तित्व जैसे चीरहरण हो चुका हो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि इस तरह का कानून बताया जाए कि ताकि कोई छल से, कपट से, किसी प्रकार की गलत आइडेंटिटी दिखाकर, किसी प्रकार के प्रलोभन देकर, जी, जिसमें आदमी एक भ्रमित होकर उस संस्था में एंटर कर जाए, उस इंस्टीट्यूशन में से जुड़ जाए और बाद में जाके अपने आप को ठगा महसूस करे, तो इससे बड़ा उत्पीड़न और क्या हो सकता है। और इसके लिए इससे अच्छा कानून हो ही नहीं सकता था। जी सर, जो सबसे बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एक पर्सन के लिए होता है, और मैं इसमें महिलाओं को भी जोड़ना चाहूँगा, कि जब उनके साथ अगर कोई घटना घटती है, चाहे वो हीनियस क्राइम हो या नॉन हीनियस क्राइम भी हो, तो जब उनको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है तो वो अभी भी आज की डेट में भी आप यकीन कीजिए कि काफ़ी लोगों के लिए वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है कि आप पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं। अब तो थोड़ा सा ये चेंजेस लाए गए हैं कि जब महिला कोई रिपोर्ट करने जाती है तो महिला ही उसकी रिपोर्ट लिखती है। तो सीनियर सिटीजन्स भी हमारे देश का एक एसेट है, मैं ये कहूँगा। तो सीनियर सिटीज़न और महिलाओं को इस कानून में कोई इस प्रकार का रिलीफ दिया गया है कि अगर वो चाहें तो पुलिस स्टेशन ना ही जाएँ वो? देखिए साहब, मैंने शायद एक और प्रोग्राम में आपसे इन बिंदुओं के ऊपर चर्चा की थी। मैं आज फिर रिपीट करूंगा कि ये इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए कि किसी भी प्रकार की विकलांगता के ऊपर से छलांग लगाकर उस हर्डल को क्रॉस करके पुलिस स्टेशन तक या न्याय प्रणाली तक पहुंचा जाए, ये कोशिश की गई। और उसके लिए आप सिर्फ इन दोनों ही वर्गों की बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ महिलाओं या बुजुर्गों की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी उस और व्यक्ति और विकलांग जो किसी और प्रकार की विकलांगता, चाहे वो समाज से डर की या किसी और की, उन सब की बात अगर मैं करूं तो उन सब के लिए EFIR का प्रयोजन है। EFIR जो है वो शिकायत दर्ज होगी आपके ईमेल से जी, और वो FIR में तब्दील हो जाती है जब वो शिकायत वहाँ जाती है। एंड इट कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन FIR। सो इट इज़ कॉल्ड एन EFIR। सो आप घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर के ऊपर अपने मोबाइल से इस तरह की शिकायत भेजकर अपनी EFIR लॉन्च कर सकते हैं। जी, आपको पैदल चलकर पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है।
जी, और ये काफ़ी सहूलियत दी गई है कि EFIR के माध्यम से आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, और ख़ासकर जब हम अपने बड़े बुज़ुर्गों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो वो तो जाकर EFIR भी कर सकते हैं, और भी व्हाट्सएप या और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और एक सहूलियत रहती है कि आप पुलिस स्टेशन ना जाएं। सर, हमारे देश में अभी भी एक थोड़ी समस्या ये है कि मॉब लिंचिंग हो जाती है जब भी हिट एंड रन का मामला होता है, या अक्सर हम कई बार ये देखते हैं कि मॉब एक इंसान को इसलिए मार देती है कि इसने चोरी करी। तो मॉब लिंचिंग को कंट्रोल में करने के लिए, अपने जो एनिमलिस्टिक बिहेवियर है उसको कंट्रोल में रखने के लिए, क्या मॉब लिंचिंग के लिए भी कुछ नया कानून लाया गया है? यस, मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनाया गया है। अब उसके लिए 7 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। पहल लोगों को ये लगता था कि वही आज न्याय देने में सक्षम है खुद, और वो इकट्ठा होकर जैसे कि किसी प्राचीन व्यवस्था के अंदर वो जी रहे हों, अपने हाथ में कानून लेकर किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर उसकी लिंचिंग, उसको मौत के घाट उतार देते थे। तो इस तरह की जो मेंटेलिटी है, इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को उनके ऊपर कानून का शिकंजा कस सके, तो कानून मॉब लिंचिंग के खिलाफ लाया गया है जी। उसके लिए सज़ा का प्रावधान, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो है। हर चीज़ से पहले आपने EFIR की बात हुई थी, तो एक मेरे जहन से रहा, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये पता लग पाए FIR को लेकर कि कभी कभी अपराध ऐसी स्थिति होती है कि अपराध शिमला में हुआ, बिल्कुल, और उत्पीड़ित वो चंडीगढ़ में है जी, या वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश के, तो उसको शिमला आकर पुलिस स्टेशन आकर अपना FIR दर्ज नहीं करवानी है। वो जिस भी पुलिस स्टेशन, जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में 0 FIR उसको के नाम से वो रजिस्टर होगी, और उस पुलिस स्टेशन के अधिकारियों पर ये ज़रूरी है कि वो उस FIR को रेलेवेंट पुलिस स्टेशन की, जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो अपराध हुआ है, उसको वो ट्रांसफ़र करेंगे, और उस FIR का नंबर उस पुलिस स्टेशन में पड़ेगा। जी जी। राजीव जीवन जी, सीनियर एडवोकेट HP हाई कोर्ट, आज आप हमारे कार्यक्रम कानूनी सलाह में आए, और जो नए आपराधिक कानून है इसके बारे में आपने विस्तृत चर्चा की, उसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज की कानूनी सलाह कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।